सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। सबसे बड़ी बात, मैंने प्लेलिस्ट बना दी। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइए, आपको इंडियन के सारे लेक्चर्स उसमें मिलेंगे जो अभी तक मैंने अपलोड करे हैं। और दूसरी बात, मैक्रो के भी सारे लेक्चर्स मिलेंगे, आप बस जाइए चेकआउट करिए। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 टीआर जैन से, स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। स्ट्रेटजी क्या थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की? इंडस्ट्री कैसे ग्रोथ कर रही थी, ग्रोथ करने की स्ट्रेटजी क्या थी 1947 से 1990 तक। 1947 में आप याद रखिए हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। ठीक है। तो स्ट्रेटजी क्या थी वो हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहला देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। अगर किसी भी कंट्री में इंडस्ट्री रहती है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली बात, इंडस्ट्री प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोथ। किसी भी कंट्री को अगर ग्रोथ करानी है, किसी भी कंट्री में अगर ग्रोथ होनी है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ मीन्स होता है, कोई क्या कहते हैं, किसी कंट्री की अगर जीडीपी बढ़ रही, और डेवलपमेंट मतलब होता है कि अगर किसी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कल्चरल एस्पेक्ट वगैरह बढ़ रहा है। ठीक है। तो अगर किसी भी कंट्री में ग्रोथ या डेवलपमेंट कराना है तो उस कंट्री में इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्या क्या पॉइंट जरूरी है? सबसे पहली बात, एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो अगर किसी भी कंट्री में मेन फोकस्ड, अगर एपिसेंटर मतलब होता है बिल्कुल एक मेन फोकस्ड, अगर आपको ग्रोथ करानी है तो आपको इंडस्ट्रीज में ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ करानी है तो आपको उसमें इंडस्ट्रीज में ध्यान देना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्रीज डेवलप करनी पड़ेंगी। ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है इंडस्ट्रीज सर्व एज द एपिसेंटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडस्ट्री अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो मेन फोकस आपको किस में देना पड़ेगा? इंडस्ट्रीज में देना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारी जीडीपी बढ़ती है, जीडीपी मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग। मतलब कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो कि एक साल में प्रोड्यूस करे गए हैं एक कंट्री के अंदर। मान लीजिए जैसे कि फोन है, प्रोड्यूस करा गया है। ठीक है। तो फोन की जो भी वैल्यू, फोन प्रोड्यूस करा गया है और मग प्रोड्यूस करा गया है। ठीक है। तो फोन और मग की जितनी भी वैल्यू होगी, तो फोन की मान लीजिए 10,000 हमारी वैल्यू है और मग की है हमारी 10 रुपीज वैल्यू है। तो फोन और मग को अगर हमने टोटल कर दिया तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई? 10,000, 10 रुपीज वैल्यू होगी। तो ये जीडीपी में काउंट हो जाएगी। तो जीडीपी मतलब हमारा क्या होता है? जीडीपी हमारा मतलब ये होता है कि जितने भी उस साल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमारे एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस करे गए हैं, वो सारे जीडीपी में हम कैलकुलेट करते हैं। तो वो ये लिखा है यहाँ कि एज जीडीपी राइजेस, जैसे हमारी जीडीपी राइज होती है तो स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन होता है इकोनॉमी में। मतलब हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक तरह से स्ट्रक्चर चेंज होता है। जैसे जैसे जीडीपी हमारी बढ़ती है तो हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या होता है? चेंज होता रहता है। जैसे कि देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, इंडस्ट्रीज स्टार्ट रिप्लेसिंग एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए, जब भी किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट होता है तो वहाँ इंडस्ट्रियल जो सेक्टर होता है, जो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर को रिप्लेस कर देता है। मतलब कि अब मेन इंडस्ट्रियल सेक्टर एक पार्टिसिपेट अच्छा करने लगता है किसी भी कंट्री को ग्रोथ करने में। मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर आगे आ जाता है और दूसरे सेक्टर्स को वो पीछे छोड़ देता है, जैसे अगर कोई भी कंट्री डेवलप हो रही है। दिस इज द बिकॉज अनलाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स। देखिए, सबसे इसका पहला रीजन ये है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों रिप्लेस कर देता है बाकी सेक्टर्स को? क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करता है जो कि कंज्यूमर के लिए जरूरी है, which the consumer would like to consume as their income rise। सिंपल सी बात है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेगा कंज्यूमर के लिए, तो कंज्यूमर की जैसे ही इनकम बढ़ती है तो वो उनको क्या करता है? प्रोड्यूस कर लेता है, परचेज कर लेता है। ठीक है। अब देखिए, द राइज इन डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स कॉन्सिक्वेंट अपॉन अ राइज इन इनकम एज वेल एज मॉडेस्ट इज ऑलवेज वेरी मॉडेस्ट। देखिए, जैसे हमारी क्या कहते हैं इनकम बढ़ती है, जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो हम एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड बहुत ही क्या करते हैं? कम करते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या आता है? फूड। एग्रीकल्चर से हमें क्या मिलता है? फूड। और आपने तो देखा ही होगा, हम लोग फूड में कम, खाने पीने में कम खर्चा करते हैं, लग्जीरियस आइटम्स में ज़्यादा हम खर्चा करते हैं। तो वही बात यहाँ लिखी है कि एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड होती बहुत ही, मगर वो मॉडेस्ट होती है डिमांड। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप कर रहा है और साथ ही साथ हमारी इनकम भी बढ़ रही है तो हम अपनी इनकम का बहुत ही कम पोर्शन फूड में एक्सपेंस करते हैं, फूड में एक्सपेंडिचर, फूड में हम खर्च करते हैं। हम ज़्यादातर अपना इनकम का पोर्शन लग्जीरियस आइटम में खर्च करते हैं। देखिए लिखा क्या है, बिकॉज एग्रीकल्चर गुड्स, एग्रीकल्चर में हमें कौन से गुड्स मिलते हैं? एग्रीकल्चर में हमें गुड्स मिलते हैं राइस एंड व्हीट, और जो कि हमारे नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में, जिंदगी जीने के लिए जरूरी हैं। तो हैव लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब ये यहाँ ये है कि हम अपनी इनकम का, इनकम मतलब वाई, इनकम का कम पोर्शन फूड वगैरह हम खर्च करते हैं, नेसेसिटीज जो ऑफ लाइफ जिंदा रहने के लिए जो जरूरी है।
बेसिक थिंग्स में, जैसे हम इनकम का अपनी कम पोर्शन फूड में खर्च करते हैं, हम ज़्यादातर इनकम का पोर्शन अपनी लग्ज़रियस आइटम में खर्च करते हैं, जैसे कार ले ली, घर ले लिया, ये सब चीज़ें, ठीक है ना? तो ये चीज़ बोल रहा है कि जो हमारे एग्रीकल्चर गुड्स हैं, उसमें हम इनकम का कम पोर्शन खर्च करते हैं, इसलिए लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। क्या है? लो इनकम इलास्टिसिटी, मतलब कि इनकम का बहुत ही कम पोर्शन फूड आइटम्स में खर्च करते हैं। ठीक है? दूसरी बात क्या लिखी है? सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को देता है, रोजगार भी देता है। इंडस्ट्री एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दिस बिकम सिग्निफिकेंट व्हेन एग्रीकल्चर इज ऑलरेडी ओवरबर्डन। देखिए, आप अगर आपको पता हो, हमारे यहाँ आज के टाइम 47%, जो इंडिया में 47% पॉपुलेशन है इंडिया की, 47 टू 50% हो सकता है, ये करेक्ट आप देख लीजिएगा। तो 47% जो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इंगेज है, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है? ओवरबर्डन है कि नहीं है? अब जब जब ओवरबर्डन है तो यहाँ की जो ओवरबर्डन वो पॉपुलेशन है, जो ओवरबर्डन लेबर है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो कौन कंज्यूम करता है? वो इंडस्ट्रियल सेक्टर कंज्यूम करता है। जैसे कि मान लीजिए, बोलने का मतलब ये है कि आज के टाइम एग्रीकल्चर में एक्स्ट्रा लेबर काम कर रहा है, जितनी जरूरत नहीं उतनी भी काम कर रहा है, ठीक है ना? तो जो एक्स्ट्रा लेबर है वो कौन कंज्यूम करेगा? वो इंडस्ट्रियल सेक्टर कंज्यूम करता है। कैसे? देखिए, इनफैक्ट विद अ राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जैसे जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी राइज होती है, फार्मर सेक्टर हैज रिलीज, क्या लिखा है? हाँ, farming sector has relies a large supply of labor force. It can be gainfully employed in the occupation outside agriculture. अब वही बात लिखी है कि जैसे जैसे हमें एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को ध्यान देना चाहिए, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी में ध्यान देना चाहिए, मतलब कि एग्रीकल्चर की हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। ये नहीं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम एग्रीकल्चर में लगा दें, ठीक है? जो उनको एग्रीकल्चर के अलावा कुछ काम मिले, एग्रीकल्चर के बाहर वो कुछ काम ढूंढे जाके, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मोस्टली एक्स्ट्रा लेबर होता है, जो एक्स्ट्रा लेबर लगा होता है, जैसे मान लीजिए ये लैंड है, इस लैंड में 5 लोगों की जरूरत है, मगर लगे कितने? 10 लोग लगे। तो ये जो 5 एक्स्ट्रा है, इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम देने की जरूरत है, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या हो गया? ओवरबर्डन हो चुका है, ठीक है? ज्यादा लोग इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है? तो वही बात लिखी कि इंडस्ट्रियल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दी कॉन्टेक्स्ट। सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग, सबसे पहली बात कि फार्मिंग, जो किसानी हम लोग फार्मिंग करते हैं, फार्मर्स करते हैं फार्मिंग, तो इसमें मशीन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मशीन्स हमें कौन प्रोवाइड करता है? मशीन्स हमें प्रोवाइड करते हैं कौन? इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो यूज़ ऑफ मशीन जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर इन फार्मिंग हैज़ बिकम पॉसिबल ओनली ओइंग टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर ना होता तो फार्मिंग को मशीन्स वगैरह कौन प्रोवाइड करता? कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता था, हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती। इम्पोर्ट तो अभी भी करनी होती, बट हाँ, मशीन्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में डिपेंड होना पड़ता है, फार्मर्स को इंडस्ट्रियल सेक्टर में डिपेंड होना पड़ता है। मैकेनाइजेशन, देखिए क्या लिखा है, मशीन्स के आने से क्या हुआ? मैकेनाइजेशन मतलब मशीन्स का यूज हमने जो बढ़ा दिया, तो मैकेनाइजेशन के आने से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी मतलब पर हेक्टेयर आउटपुट जो है हमारा एग्रीकल्चर का, वो काफी ज्यादा बढ़ा। इट इज ओइंग टू दिस मैकेनिज्म, इसी वजह से फार्मिंग दैट इंडिया हैज सक्सीडेड प्रोड्यूसिंग इनफ फूड फॉर द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। वही बात है कि मशीन के आने से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, और प्रोडक्टिविटी के बढ़ने से हम अपने लोगों की नीड्स फुलफिल कर पा रहे हैं, भले चाहे हमारी जो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, सेकंड सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पॉपुलेशन, सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हमारी इंडिया है, और हम तब भी उसकी डिमांड को फुलफिल कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो तो हुआ है भाई, अपने लोगों की नीड्स आप फुलफिल कर पा रहे हैं। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तब भी फार्मर उनकी नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? अब देखिए, इम्पार्ट डायनेमिक्स टू द ग्रोथ प्रोसेस। इंडस्ट्री, देखिए इंडस्ट्री इम्पार्ट डायनेमिक्स टू द ग्रोथ प्रोसेस। इंडस्ट्री के आने से हमारा क्या कहते हैं, डायनेमिक हो जाती है इकोनॉमी, ग्रोथ जो है प्रोसेस वो डायनेमिक हो जाता है, मतलब एक सेक्टर में फोकस नहीं रहती है ग्रोथ, कई सेक्टर से ग्रोथ हमारी आने लगती है। जैसे इन दी एब्सेंस ऑफ द इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री नहीं थी तो ग्रोथ प्रोसेस हमें सिर्फ किस में दिखती थी? ग्रोथ प्रोसेस हमें मतलब ये एग्रीकल्चर सेक्टर में दिखती थी, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लिखा है यहाँ, ग्रोथ प्रोसेस वुड हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉर सर्वाइवल। ग्रोथ प्रोसेस बस इसमें दिखती थी कि फूड का प्रोडक्शन करा सर्वाइवल में, इसी में ग्रोथ प्रोसेस दिखती थी। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज जब से सेटअप हुई है तो एक नया डायमेंशन मिल गया है कि हाँ, इन सेक्टर में भी ग्रोथ हो सकती है, ह्यूमन लाइफ को नया डायमेंशन मिल गया है। और
कंज्यूमर के लिए कई सारे वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होने लगे हैं। तो जब वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होने लगे कंज्यूमर के लिए, तो कंज्यूमर का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो चेंज हो गया। जब कंज्यूमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो गया तो वो अब डायनेमिक ग्रोथ कर रहा है, मतलब एक सेक्टर फोकस ग्रोथ नहीं कर रहा है, कई सेक्टर्स, मतलब हर सेक्टर से ग्रोथ हो सकती है। पहले एग्रीकल्चर ही इम्पॉसिबल थी, ठीक है। ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं। अर्बनाइजेशन मतलब शहर बन रहे हैं, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बनती हैं तो शहर भी बनने लगते हैं, ठीक है। अर्बनाइजेशन मतलब होता है शहरीकरण, ठीक है। तो जैसे शहर, जैसे जैसे सिटीज बनती हैं, अर्बनाइजेशन होता है, वैसे वैसे लोग क्या हो जाते हैं, सिविलाइज्ड हो जाते हैं, पढ़े लिखे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मेन बात बोलने की मतलब है इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ मतलब इंडस्ट्रीज बनी, फिर उसके बाद अर्बनाइजेशन हुआ मतलब कि शहर बने, और फिर उसके बाद क्या हुआ, लोग पढ़े लिखे हुए। तो पीपल बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब कि उनकी जिंदगी उन्हें अच्छे से जीनी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं अपनी एजुकेशन और स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए। कल्चरल डाइवर्स सोसाइटीज, कल्चर बहुत आजकल क्या हो गया, डाइवर्स हो गया, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। और गेटिंग क्लोजर, अलग अलग कल्चर के लोग क्लोजर आते जा रहे हैं, पास आते जा रहे हैं। जैसे साउथ का बंदा यहाँ आ गया है, अब फॉरेन का बंदा यहाँ आ गया है, हम लोग वहाँ चले गए। तो ये क्या हो रहा है, कल्चर डाइवर्स सोसाइटीज जो हैं वो पास आ रही हैं, ठीक है। तो जिसी की वजह से द वर्ल्ड इकोनॉमी आज क्या बन गई, ग्लोबल इकोनॉमी बन गई है। मतलब अब कोई भी कहीं भी जा सकता है, तो एक ग्लोबली पूरा कल्चरल डाइवर्स हो गया, अलग अलग तरीके के लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है। सिक्स्थ क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। जब भी किसी भी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, मतलब इंडस्ट्रीज बनती हैं, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब रोड, रोड कम्युनिकेशन फैसिलिटी ये सब बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो इंडस्ट्रीज टेंड टू स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। इंडस्ट्री हमारे क्या कहते हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में फैली हुई है। एज इट स्प्रेड, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज फैलती हैं तो एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज होता है, इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सॉरी, इरिगेशन में भूल गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जैसे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाता है, कम्युनिकेशन हो जाता है अच्छा, बैंकिंग हो जाती है अच्छी, इंश्योरेंस सर्विसेज हो जाती है अच्छी, ये सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। इनफैक्ट बोथ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ आर इंटरलिंक्ड। मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या है, इंटरलिंक्ड है। मतलब कि जैसे इंडस्ट्रीज अगर बढ़ेंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो दोनों एक तरीके से क्या है, दोनों एक एक पॉजिटिव रिलेशन है दोनों के बीच में, ठीक है ना। अब देखिए, द ग्रोथ ऑफ वन स्केलेट द ग्रोथ ऑफ अनदर। एक अगर सेक्टर की ग्रोथ होती है तो दूसरा भी हमारा ग्रोथ होगा, ठीक है। अब देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ सिन क्यू नॉन ऑफ ग्रोथ। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है हमारा, सिन क्यू नॉन ऑफ ग्रोथ है। सिन क्यू नॉन मतलब क्या होता है, सिन क्यू नॉन मतलब होता है कि अगर आप किसी भी कंट्री को ग्रोथ करनी है तो सिन क्यू नॉन मतलब होता है एसेंशियल कंडीशन। क्या होता है, एसेंशियल कंडीशन। अगर किसी भी कंट्री को ग्रोथ करनी है तो उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा। सिन क्यू नॉन मतलब क्या होता है, एसेंशियल ग्रोथ। तो अगर भी किसी भी कंट्री को ग्रोथ करनी है तो उसे एसेंशियल कंडीशन उसके लिए क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज तो उसको बनानी पड़ेंगी, ठीक है ना। द ग्रोथ प्रोसेस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर सो इंटीमेटली रिलेटेड टू ईच अदर, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन टेकन एज सिन क्यू नॉन ऑफ ग्रोथ। वही मतलब एसेंशियल कंडीशन है ग्रोथ की, क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इम्प्लाइंग द ग्रोथ अकर एज एंड व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्प्रेड। जैसे ग्रोथ तभी होगी जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्प्रेड होगा, मतलब इंडस्ट्रीज और बनेंगी। इट इज इन फैक्ट दैट मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज टुडे आर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी हैं, आज इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, वहाँ इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक इनएविटेबल रूट है हमारा ग्रोथ का, एक कंपलसरी रूट है ग्रोथ का। अगर इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो हम ग्रोथ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए, फैक्टर नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखिए, होता क्या है कि अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी मैं उसको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप अभी ये समझिए कि फैक्टर फैक्टर नेसेसिटेटिंग, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से स्टेट को, मतलब कि गवर्नमेंट को, स्टेट जहां भी है गवर्नमेंट, क्योंकि एक्चुअली में स्टेट यहाँ इसलिए बोलते हैं, स्टेट आप ये यूपी ना समझिएगा, यूपी एमपी ना समझिएगा। जब इकोनॉमिक्स बनी थी तो इकोनॉमिक्स ज्यादातर पॉलिटिकल लोगों ने बनाई थी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स को पहले बोलते थे, इकोनॉमिक्स को पहले पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स बोलते थे। तो ज्यादातर ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स थे, एडम स्मिथ वगैरह, तो ये क्या कहते हैं, एक कंट्री को स्टेट बोला करते थे, ठीक है ना। तो स्टेट मतलब होता है एक कंट्री, ठीक है ना, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के टाइम तो स्टेट मतलब होता है यूपी एमपी ये सब, ठीक है ना। तो मगर हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। तो स्टेट मतलब होता है गवर्नमेंट, एक कंट्री, ठीक है ना।
गवर्नमेंट। अब देखिए क्या लिखा है, फैक्टर नेसेसिटिंग, कौन कौन से ऐसे फैक्टर जरूरी हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करना पड़ता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। बोल रहा है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से एक कंट्री में इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, अलॉन्ग विद द नीड टू डिप्लॉय इंडस्ट्री। देखिए हम लोगों ने अभी बात करी थी कि अगर किसी भी कंट्री को ग्रोथ करना है तो इंडस्ट्रीज को उसे लगाना पड़ेगा। प्लानर और पॉलिटिशियन, जितने भी प्लानर्स रहते हैं जो प्लानिंग करते हैं, प्लान और पॉलिटिशियन जो होते हैं, वो वो जानते हैं कि क्या कहते हैं कि इंडस्ट्रीज को बनाना बहुत ही जरूरी है और इंडस्ट्रीज को मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। मार्केट भरोसे मतलब इंडस्ट्रीज को मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं कि मार्केट में जो चीज चलेगी वही इंडस्ट्री लगेगी। ठीक है, उसके ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते। इन एक किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर तो बनाएगा ही बनाएगा इंडस्ट्री, साथ में गवर्नमेंट को भी आना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वही बात बोल रहा है कि दो बातें उसने बोली कि किसी भी कंट्री में इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल अगर डेवलपमेंट करना है तो उसे क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन उसमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मतलब कि किसी भी कंट्री में अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है तो गवर्नमेंट का उसमें पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सबसे पहली बात, लैक ऑफ कैपिटल। हम लोग क्या है, डेवलपिंग कंट्री हैं। तो डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है कि पैसे की बहुत कमी होती है। जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो प्राइवेट लोग होते हैं, उनके पास पैसे की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से वो कोई भी इंडस्ट्रीज सेटअप करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया नीड अ बिग पुश। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक इंडिया में बहुत ही बिग बिग पुश चाहिए। बिग पुश मतलब एक अच्छा खासा उसमें पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत थी उस टाइम, बोल रहा है 1947 से 1990 की बात बोल रहा है ये। ठीक है, इम्प्लाइंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जब एक बोलने का मतलब ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा पैसा चाहिए, बहुत ही अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, हम जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, तो टाटा एंड बिरला वर द ओनली स्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल हाउसेस। उस टाइम टाटा एंड बिरला ही हमारे दो बिजनेस हाउसेस थे जो स्टेब्लिश थे। द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फॉर द कंट्री इंडस्ट्रियल ग्रोथ वर फॉर बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ दीज इंडस्ट्रियल हाउसेस। और उस टाइम भी इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था कि ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बाकी जगह भी कर सकें और भी इंडस्ट्रीज बना सके। तो इनके पास एक लिमिटेड पैसा था। तो इसी वजह से जब भाई लिमिटेड पैसा था उस टाइम, तो इस वजह से क्या कहते हैं कि स्टेट को आना पड़ा, मतलब गवर्नमेंट को आना पड़ा। गवर्नमेंट को क्यों आना पड़ा? क्योंकि बाकी भी इंडस्ट्रीज को उसे डेवलप करना है। इनकी हेल्प करने के लिए भी आई गवर्नमेंट टाटा एंड बिरला की उस टाइम। और बाकी जो इंडस्ट्रियल बेस बनाना था कंट्री में, तो इस वजह से गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा, क्योंकि इनके पास क्या थी, लैक ऑफ कैपिटल, पैसे की क्या थी, कमी थी। तो गवर्नमेंट को हेल्प करने तो आना ही पड़ेगा। दूसरी बात, अब जब एक बात बताइए, जो हम उस समय हम इंडिपेंडेंस हमें मिली थी तो हमारे पास जब पैसा ही नहीं था तो इन्वेस्ट करने की भी हमारी चाहत क्या होगी, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट है, मतलब इन्वेस्ट करने की चाहत हमारी क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि भाई पैसा ही नहीं है तो कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे हम आगे। तो प्राइवेट इन्वेस्टर लैक्ड इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। जो प्राइवेट इन्वेस्टर था उस टाइम, उसके पास इन्वेस्ट करने का क्या है, कोई इंड्यूसमेंट नहीं था, कोई मतलब बोल दीजिए आप तो कोई पर्पस नहीं था, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं था। और उस समय भी लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट था, लिमिटेड ही कंज्यूमर थे। तो लिमिटेड कंज्यूमर थे तो लो डिमांड हो रही थी, तो लो डिमांड जब होगी तो फिर लो इनकम भी तो होगी, और लो इनकम जब होगी तो लो इन्वेस्टमेंट भी तो होगा। वही सिंपल सी बात लिखी है, अगर आपकी इनकम कम है तो आप डिमांड भी कम करेंगे। लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट है, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट है, लो इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट, अगर इन्वेस्ट कम होगा तो इनकम भी तो कम होगी। ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। बोलने का मतलब ये है कि उस टाइम जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो डेवलप कर रहे थे प्राइवेट लोग, उनके पास इतना पैसा नहीं था। जब पैसा नहीं था तो और लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट भी थी, जिसकी वजह से उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को आना पड़ा। वीसीएस सर्कल मतलब होता है नेवर एंडिंग सर्कल। वही बात है कि अगर आपकी इनकम कम है तो आप डिमांड कम करेंगे तो चीजें कम बनेंगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, तो ये एक वीसीएस साइकिल, नेवर एंडिंग साइकिल। वीसीएस साइकिल मतलब होता है वो साइकिल जो कभी रुकती नहीं, घूमती रहती है। ठीक है ना, ओनली अ बिग पुश। और ये सब कौन सही करता सकता था? ओनली अ बिग पुश ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। एक अच्छा खासा पुश पब्लिक इन्वेस्टमेंट का ये वीसीएस साइकिल को खत्म कर सकता था, नेवर एंडिंग साइकिल को खत्म कर सकता था। मतलब कि गवर्नमेंट को इसलिए आगे आना पड़ा क्योंकि इनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ही नहीं था। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, ग्रोथ हो मगर सोशल जस्टिस हो। सोशल जस्टिस मतलब समाज की भलाई हो, लोगों के साथ गलत ना हो। ग्रोथ ये नहीं कि ग्रोथ हो रही है और लोगों के साथ गलत भी हो रहा है। तो गवर्नमेंट रियलाइज दैट द ऑब्जेक्टिव कुड बी अचीव ओनली थ्रू अ डायरेक्ट परस्यूइंग। गवर्नमेंट ने ये
देख लिया कि अगर किसी भी कंट्री में ग्रोथ करनी है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारी अगर इंडिया को ग्रोथ करनी है तो गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को आना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी तो एम्प्लॉयमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग अर्न कर पाएंगे। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉज टू बी डिस्करेज्ड एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट वॉज कंसिडर्ड एज द बेस्ट मीन्स टू अचीव इट। वही बात है कि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी तो लोगों के साथ क्या होगा, सोशल जस्टिस होगा, सोशल वेलफेयर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जब काम करती है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, एम्प्लॉयमेंट देगी तो एक सोशल जस्टिस ही तो है। और जब प्राइवेट लोग काम करेंगे तो प्राइवेट लोग क्या करेंगे, प्राइवेट लोग भी एक जरूरी हैं, बट प्राइवेट लोग ज़्यादातर प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं, तो वही वो चीज़ बनाएंगे जिसकी ज़्यादा डिमांड हो रही। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट एक वेलफेयर टाइप में देखेगी, वो गरीब के लिए भी काम करेगी और अमीर के लिए भी काम करेगी। ठीक है। कंट्रोल ऑफ कमांडिंग हाइट इन द इकोनॉमी। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है कि कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी रिफर टू द इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। देखिए, अगर आपको पता हो किसी भी कंट्री में ज़्यादातर कौन सी इंडस्ट्रीज बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, जैसे दीज इंडस्ट्रीज इंक्लूड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वर ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बिकॉज दे प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर बेस। अगर आपको देखा, उस समय की बात कर रहा है, उस समय ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा जरूरी थी। क्यों? क्योंकि एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर बेस हमारे लिए तैयार कर रही थी। ठीक है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी एक ओवरऑल स्प्रेड कर रही थी। मतलब बोलने का मतलब है कि आप सिग्निफिकेंस किस में दे रहे हैं, किसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो उस समय इंपॉर्टेंस देने की जरूरत थी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज को। क्यों? क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस तैयार करेगी हमारी कंट्री में, और दूसरी बात इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज को स्प्रेड होने में भी ये हेल्प करेगी। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डेवलप दीज इंडस्ट्रीज एज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वो खुद डेवलप करेगी, और जब डेवलप करेगी तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा और हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने में बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा रहेगा। द कमांडिंग हार्ट ऑल्सो इंक्लूडेड इंडस्ट्रीज ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। गवर्नमेंट ने सबसे और सिग्निफिकेंस एक चीज, एक सेक्टर को और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, डिफेंस प्रोडक्शन, मतलब डिफेंस वगैरह चीज़ों को बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। क्यों? क्योंकि वो हमारी कंट्री के लिए ज़रूरी है। भाई डिफेंस किसी भी कंट्री से वॉर और उस टाइम हो रहे थे पाकिस्तान वगैरह से, और डिफेंस का प्रोडक्शन हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के हवाले नहीं छोड़ सकते, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं वो फिर प्रोडक्शन करेगा, वो चीज़ें लीक हो सकती हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ें, मतलब स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस मतलब होता है कि गवर्नमेंट मेन फोकस पहले किस में, वैसे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है मगर मेन फोकस किस में करा सबसे पहले, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में और डिफेंस प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा मेन फोकस करा। ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच, और इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। कीप वॉचिंग।